Yes, hello students. Today we are going to start new chapter after stoichiometry. The chapter is atomic structure. It is about the atom and the structure of atom. Atomic structure. Atomic structure. The chapter is about the atom, constituent of atoms, and the related with, and it is related with the structure of atom. ये means arrangement of the nucleons. Clear? Atom. Atom word was first discovered by the Indian known as Maharishi Kanad. Approx या about 2500 years ago. The atom and molecule. The atom and molecule was discovered by Maharishi Kanad. Maharishi Kanad. Under the name of Maharishi Kanad, atom was known as Parmanu. Atom was known as Parmanu, whereas molecule was known as Anu. मीन्स सबसे पहले एटम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया था, डिस्कवर्ड किया था, वो कहाँ हुआ था? इंडिया में, अबाउट 2500 ईयर्स। ये मैंने अप्रोक्स लिखा है 2500, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 2600 या 20, यानी बीसी से पहले है, 400 ईयर्स या 500 600 ईयर्स पहले फ्रॉम बीसी। ठीक है, तो उस टाइम पर महर्षि कनाद, ये महर्षि आपने नाम सुने होंगे, आर्यभट्ट वगैरह और भी लोगों के नाम सुने होंगे, तो ये सब साइंटिस्ट थे मतलब। ठीक है, तो इंडिया में काफ़ी पहले साइंस डेवलप था। ठीक, वो अब रिसेंटली उतना नहीं है, सब रिकॉर्ड्स में अदर कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है, या दूसरी कंट्रीज़ के नेम हैं। ठीक, वो अभी इसलिए ऐसा है क्योंकि जो रिकॉर्ड थे वो सब रिकॉर्ड इधर उधर डिस्टर्ब हो चुके हैं, जो इंडियन रिकॉर्ड्स थे। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ अवेलेबल हैं रिकॉर्ड्स, उनके अकॉर्डिंग अगर आप कभी रीड करना चाहें तो मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, तो एटम वर्ड और कौन सा वर्ड? मॉलिक्यूल, यानी एटम और मॉलिक्यूल के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था कणाद ऋषि ने। ठीक है, महर्षि कणाद फिजिसिस्ट थे, मतलब फिजिक्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। ठीक, और भी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी ने अभी डिस्कवर किया, नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत पहले ही ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, और प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड, अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों होता है प्लांट का मूवमेंट, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स, पार्टिकल्स एक दूसरे को, तो एटम के बारे में और भी थ्योरीज लिखी हुई हैं महर्षि कणाद ने। एटम की, एटम इज़ इंडिविजिबल पार्टिकल, मतलब जो डाल्टन ने अब बताया है वो बहुत पहले बताया जा चुका है और बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, और मॉलिक्यूल, एटम्स कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल, सेम टाइप के एटम्स भी कंबाइन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वो क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। मॉलिक्यूल इज वाज कॉल्ड एज अणु, उसे अणु लिखा जाता था, और एटम को क्या लिखा जाता था? परमाणु, नॉट एटम, उसे परमाणु लिखा जाता था। ठीक है, तो लेकिन अब वही प्रॉब्लम है कि जब ये अभी बुक्स में वही सब चलता है, यूरोपियन कंट्रीज़ का ही ज़्यादा होल्ड है, तो इसलिए बुक्स में यही लिखा होता है दैट एटम वाज डिस्कवर्ड बाय डाल्टन। ठीक, तो वेयर एज रिसेंट टाइम
वेयर एज presently atom was discovered by डाल्टन। ठीक है, प्रेजेंटली यानी प्रेजेंट टाइम में अभी जो बुक्स में लिखा होता है वो यही लिखा होता है। ठीक है, बट इंडिया में ये बहुत पहले ही डिस्कवर्ड हो चुका था एटम मॉलिक्यूल, और इसकी इवन इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी लिखा हुआ है। नॉट ओनली दैट कि एटम वर्ड ढूंढ लिया है, नहीं, एटम वर्ड नहीं है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर प्रॉपर्टीज़, मॉलिक्यूल कैसे बनाता है, क्या क्या कंडीशन होती हैं। ठीक है, उसे वो सारा उसकी थ्योरी में बुक में लिखा हुआ है, महर्षि कणाद की बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, वो सब हमें इतना लेकिन वाइडली पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि ये भी चीज़ें अब ख़त्म हो जाती हैं 11th-12th क्लास में कि हु डिस्कवर्ड द एटम। ठीक है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अभी हम सिर्फ एटमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस यानी हिस्ट्री का क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, और मेनली उसके साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। ये तो हिस्ट्री है, ठीक है, तो साइंस उसमें क्या है वो आ जाता है। ठीक, चलिए, तो एटम की प्रॉपर्टीज़ वो लिखा हुआ है, जो डाल्टन्स थ्योरी है वो पहले भी आप 9th-10th में स्टडी कर चुके हैं, उसे यहाँ बार बार दोबारा से लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आप रीड करना चाहें तो 10th की बुक से 9th की बुक से आप रीड कर सकते हैं। डाल्टन्स थ्योरी, इट इज़ इंडिविजिबल पार्टिकल कैन एग्जिस्ट, कैन और मे नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जैसे हाइड्रोजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, वन एलिमेंट हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, अगर उसमें आइसोटॉप्स इंक्लूड ना हो, तो इस तरह से जो थ्योरीज़ हैं या ड्रॉबैक्स क्या हैं, ठीक है, वो सब आप रीड कर सकते हैं उसका, लेकिन यहाँ पर इसमें कोई रोल नहीं है 11th क्लास में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम कुछ एटम से रिलेटेड पॉइंट बात करते हैं। एटम इज़ डिविजिबल, एटम इज़ डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, डिवाइडेड इनटू सब, एंड देयर आर various type of sub atomic particles. Out of those, 3 subatomic particles are known as fundamental particles. Three particles are known as fundamental particles. कौन कौन से fundamental particles होते हैं? Fundamental particles. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ईच एटम एक्सेप्ट H। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए। ईच एटम contains these particles। सभी एटम्स में तीनों प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी कि जब आप एटम को डिवाइड करते हैं तो आपको कुछ छोटे पार्टिकल्स, मीन्स एटम इज़ मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, व्हेन एटम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल साइज़, तो जब उसे स्मॉल साइज़ में, या आप ऐसे कहिए कि एटम का एग्जिस्टेंस इन्हीं 3 पार्टिकल की वजह से होता है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन में सिर्फ 2 होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसमें केवल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब प्रोटॉन नहीं होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन हैज़ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ओनली।
इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाकी सभी जितने भी होते हैं उन सभी में ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप एटम को डिवाइड करेंगे या उसे ऑब्जर्व करते हैं तो वो 3 एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल से। और अगर इन पार्टिकल्स को भी ब्रेक करते हैं, इफ़ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स फर्दर डिवाइडेड, तो बनते हैं क्वार्क्स। ठीक है, क्वार्क्स बनते हैं। और क्वार्क्स मतलब छोटे होते हैं, क्वार्क्स पार्टिकल्स होते हैं जो कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बनाते हैं, या दूसरे और अदर जो उनकी लाइफ कम होती है। ये 3 फंडामेंटल इसलिए क्योंकि एग्जिस्टेंस रहता है इनका, इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो दूसरे सब एटम पर न्यूट्रिनो होता है, ठीक है, पॉजिट्रॉन होता है, और भी दूसरे पार्टिकल्स होते हैं, उनकी लाइफ कम होती है। ठीक है, पाई मेजॉन्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मोर देन 40 पार्टिकल्स ऐसे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लाइफ उनकी लेकिन कम होती है। जब वो एटम से मतलब एटम को क्रैक करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो वो उन पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो इसलिए लेकिन ये 3 तो पार्टिकल एटम को ब्रेक करें या नहीं ब्रेक करें, ये 3 पार्टिकल उसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए ना फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया। ठीक है, और बाकी और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मैंने बोला, और मोर देन 40 सब एटॉमिक पार्टिकल्स अभी तक डिस्कवर्ड है। ठीक, तो ये पार्टिकल्स जब ब्रेक करते हैं और भी छोटे पार्टिकल्स में, तो उन्हें क्वार्क्स कहा जाता है। ठीक है, और अगर क्वार्क्स को भी ब्रेक करते हैं तो मिलता है गॉड पार्टिकल सॉरी, गॉड पार्टिकल मिलता है। ठीक है, अभी उस पर रिसर्च चल रहा है गॉड पार्टिकल पर, यानी कि अभी तक का जो सबसे छोटा डिस्कवर्ड पार्टिकल है वो नेम है गॉड पार्टिकल, उसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है। यानी कि ये माना जाता है कि गॉड पार्टिकल सबसे पहले है। गॉड पार्टिकल जब कंबाइन करते हैं तो क्वार्क्स बनते हैं, क्वार्क कंबाइन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस टाइप के पार्टिकल्स बनते हैं। जब ये पार्टिकल्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, एटम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, एटम फॉर्म होते हैं। एटम्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। और जब वो कंबाइन होते हैं तो स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स मतलब जैसे डीएनए बनते हैं, आरएनए बनते हैं। ठीक है, या क्या बनते हैं, उसमें यूनिसेलुलर बॉडीज़ बनती हैं, फिर मल्टी सेलुलर बॉडीज़ बनती है। यानी कि जो लाइफ है, लाइफ का एग्जिस्टेंस यानी ये गॉड पार्टिकल ही है। ठीक है, लाइफ का एग्जिस्टेंस वहीं होगा जहाँ गॉड पे, यानी गॉड पार्टिकल से लाइफ स्टार्ट होती है। गॉड पार्टिकल से छोटा पार्टिकल अभी तक की डिस्कवरी के अकॉर्डिंग, हो सकता है गॉड पार्टिकल से भी छोटा कोई पार्टिकल मिल जाए, लेकिन अभी तक तो गॉड पार्टिकल पर ही रिसर्च कंटिन्यू है। ठीक है, चलिए, और वो हमें रिसर्च वगैरह के टॉपिक्स इतने नहीं पढ़ने होते। ठीक, हमें तो जो लिखा हुआ है ऑलरेडी बुक्स में केवल वो ही स्टडी करना है। तो फंडामेंटल ये पार्टिकल्स हैं। अब इनकी क्वालिटी क्या क्या होती हैं, ठीक, चलिए तो लिख लेते हैं, हम इनकी क्वालिटी लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनका यूज़ होगा बार बार इसलिए हम लिख रहे हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ई या ई नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है इसलिए नेगेटिव लिख देते हैं, ई भी लिख देते हैं। प्रोटॉन, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ठीक है, स्मॉल पी लिखा होता है, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इसलिए लिखा है, पॉजिटिव चार्ज लिखना चाहें लिख सकते हैं, वैसे पी ही लिखा जाता है। तो पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है इसलिए ऐसा लिखा है। ठीक है, मास, इनका रिलेटिव मास क्या होता है, रिलेटिव मास। ठीक है, अप्रोक्सीमेट रिलेटिव मास। न्यूट्रॉन का मास अगर हम 1 मान लेते हैं तो प्रोटॉन का मास भी क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास 1/1836 या 37। ठीक है, कुछ बुक्स में 36 लिखा होता है, कुछ बुक में 37 लिखा होता है। 1837 टाइम्स लेस होता है दैन दैट ऑफ मास ऑफ, ये है रिलेटिव मास। रिलेटिव मास एक दूसरे का कंपैरेटिव मास है। ठीक है, ये सिंबल है। ठीक है, ये सिंबल लिखे हुए हैं, ये रिलेटिवली मास लिखे हुए हैं। ठीक, अब ये तो हुआ रिलेटिवली मास। अगर हम इसे एग्जैक्ट मास में बात करें इसमें, ठीक है, कि केजी में क्या मास होगा, तो केजी में इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11। ठीक है, सफिशेंट है, वैसे राउंड ऑफ करके ही लिखा मैंने, 10⁻31 kg। ठीक है, ये इसका मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास। और ये रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास।
देखिए वैसे केमिस्ट्री में डिस्कशन में नहीं आता है कोई मूविंग मास, लेकिन अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में आपको पता है कि क्या होता है, पार्टिकल्स के या मैटर के दो मास होते हैं, एक तो रेस्ट मास इन रेस्ट और एक मूविंग मास। मूव करने से मास में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, लेकिन आपको यहाँ स्टडी नहीं करना है वो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी फिजिक्स में जो यूज़ होती हैं, लेकिन यहाँ वो चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था मास और वेट और मास, फिजिक्स में दोनों चीज़ें अलग अलग है। मास कांस्टेंट रहता है और वेट वेरिएबल होता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वेट ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों क्या होंगे, सेम वर्ड होंगे। यानी फिजिक्स में जो चीज़ें वैलिड हैं उन्हें हम यहाँ रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। हम ये नहीं कह रहे केमिस्ट्री में ये नहीं लिखा होगा कि मास एंड वेट आर सेम, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें सेम है, हम ये नहीं कह रहे हैं, केमिस्ट्री में गलत नहीं लिखा होता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यूज़ नहीं करते हैं फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट्स को, केमिस्ट्री में रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। यानी कि हम टेकन टू बी मास एंड वेट टेकन टू बी सेम, टेकन टू बी सेम, यानी कि हम उन्हें सेम मानकर चलते हैं, ठीक है। चलिए, इसलिए मैंने यहाँ पर रेस्ट मास लिख दिया है, यानी आपको जब भी सॉल्व कंसिडर करना है रेस्ट मास ही कंसिडर करना है, अनटिल और अनलेस मूविंग मास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो या कैलकुलेट करने के लिए कहा ना जाए। केमिस्ट्री में तो कभी नहीं कहा जाएगा। प्रोटॉन का मास होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास इससे स्लाइटली हायर होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो न्यूट्रॉन इज़ स्लाइटली, केवल डेसिमल के 2 पॉइंट के बाद डिफरेंस दिखाई देता है, इसलिए हम इसके मास को क्या लेते हैं, अप्रॉक्स नियर ले लेते हैं 1:1, ठीक है। बहुत माइनर डिफरेंस है, कभी रेयर केस में ही इसको डिफरेंस को यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर आइडेंटिकल अप टू द 2 पॉइंट। तो जब भी 2 पॉइंट तक कैलकुलेशन करना है दोनों सेम है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये तो हुआ मास इन kg, ठीक। और रिलेटिव चार्ज की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन -1 है, प्रोटॉन रिलेटिवली +1 है और न्यूट्रॉन क्या है, 0। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये है रिलेटिव चार्ज, ये तो रिलेटिव चार्ज है। और अगर हम एक्चुअल चार्ज की बात करें कि एक्चुअल चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज, ठीक है। और प्रोटॉन जस्ट इसका अपोजिट होता है, बस साइन अलग अलग होता है। जैसे इसमें क्या लिखा जाता है, नेगेटिव साइन के साथ होता है, और यहाँ यही सेम वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ होती है। और ये तो 0 है, तो ये एक्चुअल चार्ज है। एक्चुअल चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक्चुअल चार्ज है, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, बस साइन अपोजिट होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसलिए एक को -1 लिखा है, दूसरे को +1 लिखा है। और न्यूट्रॉन तो इलेक्ट्रिकली मतलब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल ही होता है, इलेक्ट्रिकली क्या न्यूट्रल ही होता है, उस पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसलिए लिखा है क्योंकि कंटिन्यूसली आगे जब स्टडी करेंगे तो इन्हीं का यूज़ होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन पार्टिकल्स का, ठीक है, इसलिए हमने लिखा है। चलिए अभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। पहले हम कुछ टर्म्स स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं कहीं कहीं, ठीक है, क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं उनसे रिलेटेड। उन्हें कहते हैं एटॉमिक टर्म्स, एटॉमिक टर्म्स, ठीक। एटॉमिक टर्म्स में जैसे हम आइसोटॉप्स की बात करते हैं, ठीक है। पहला आइसोटॉप्स, वैसे ये लिखवाया हुआ है आइसोटॉप, ठीक है। फिर भी अब आइसोटॉप को लिखेंगे तो डेफिनेशन में कहीं एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ऐसे कुछ वर्ड आएंगे, ऐसे नंबर आएंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि इफ़ एक्स इज़ द सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये IUPAC नोमेनक्लेचर होता है। IUPAC आपको पता है, ये वर्ड पढ़ा होगा आपने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री,
ठीक है। ये एक इंटरनेशनल यूनियन है, ठीक, जो डिसाइड करती है कि हमें क्या सिंबल रखना है, या जैसे कोई नया एलिमेंट डिस्कवर्ड होता है तो उसका क्या नाम रखा जाएगा, नई एलिमेंट का, नई एटम का क्या नाम होगा, ठीक है, या उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका मास नंबर क्या होगा, या क्या रूल्स होंगे उसके, क्या केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये सब डिसाइड करने के लिए एक सोसाइटी है जिसको से पास होता है, और उसके बाद ही वो एटम बुक्स में या आगे कंटिन्यू हम उसे स्टडी करते हैं, अदरवाइज़ वो उसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है, यानी कि वो बुक्स में प्रिंटेड नहीं होगा जब तक ये सोसाइटी उसे अलाउड नहीं करेगी कि हाँ ये वर्ड करेक्ट है या परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से परमिशन लेना होता है IUPAC सोसाइटी से। तो ये IUPAC नोमेनक्लेचर है कि किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होगा वो आप ऐसे लिखेंगे सिंबल को, जो भी रूल होते हैं, जैसे कार्बन के लिए C होता है, सोडियम के लिए S नहीं होता है, Na होता है, सल्फ़र के लिए S होता है, ठीक है, पोटेशियम के लिए P नहीं होता है, K होता है। तो इस तरह से ये किसने डिसाइड किए, IUPAC सोसाइटी ने ही डिसाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर होता है Z, और यहाँ होता है, मैंने पहले बताया हुआ है वैसे प्रीवियस चैप्टर में, फिर भी मैं बस लिख देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। यहाँ होता है A, Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, A क्या होता है, मास नंबर, या आपको बताया था कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Z एटॉमिक नंबर और मास नंबर, सुपर स्क्रिप्ट में राइट हैंड साइड या सुपर स्क्रिप्ट में लेफ्ट हैंड साइड, कहीं भी हो सकता है। एटॉमिक नंबर ऑलवेज सब स्क्रिप्ट में लेफ्ट साइड में होता है, ये इसके सिंबल होते हैं। तो ये हमें जेड एटॉमिक नंबर मास नंबर लिखना था, इसलिए मैंने दोबारा लिखवा दिया है, ये IUPAC के अकॉर्डिंग है। और आइसोटॉप्स वगैरह की डेफिनेशन ये सब भी IUPAC से ही डिसाइड होती है कि किसकी क्या डेफिनेशन रहेगी, क्या नहीं रहेगी, ठीक है। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एटम्स having same atomic number but different mass number। एटॉमिक नंबर Z है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और मास नंबर A है। तो क्या कहते हैं आइसो, मैं पूरा वर्ड वो तो हो गई, आर नोन एज आइसोटॉप्स, वो लिखने की रिक्वायरमेंट अब नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। तो आइसोटॉप क्या होते हैं, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उन्हें क्या कहते हैं, नोन एज आइसोटॉप्स, ठीक। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं 1H1, 1H2, 1H3, इस तरह से। और मैंने आपको इसका सिंबल ही बताया था, इसका सिंबल H होता है, ठीक है, इसका D होता है और इसका T होता है, या इसे P भी लिख देते हैं, प्रोटियम, ठीक है, ये ड्यूटीरियम है और ये ट्रीटियम है, ठीक है। तो इसे H या P लिख देते हैं और इसे D ड्यूटीरियम और इसे ट्रीटियम, इस तरह से। ये एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, यानी ये आइसोटॉप्स हैं, ठीक। और भी हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन के आइसोटॉप्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन 714, नाइट्रोजन 715, ठीक है, इस तरह से ये नाइट्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। तो इस तरह से आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, एटम्स having same mass number but different atomic number, ठीक है। इसमें रिवर्स हो जाता है, मास नंबर सेम हो जाता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है, और दोज आर नोन एज आइसोबार्स, उन्हें आइसोबार्स कहा जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714। अब देखिए दोनों के मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं, 6 और 7, ठीक है, इस तरह से। या और एग्जांपल लिख सकते हैं 1H3 एंड हीलियम 2-3, यानी कि दोनों के मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह से ये क्या है, पेयर हैं, आइसोबार्स के पेयर, ठीक।
चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट टर्म लिखते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है? आइसोटोन। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या होते हैं? एटम्स हैविंग इक्वल, लिखो या सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एटम्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिन एटम्स के इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उन्हें क्या कहा जाता है? दोज आर नोन एज आइसोटोन्स, उन्हें आइसोटोन्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे अब न्यूट्रॉन कैसे सॉल्व करते हैं? न्यूट्रॉन n इक्वल टू क्या होता है? a माइनस जेड, यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा कार्बन 6 14। ठीक है, तो इसमें n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? 14 माइनस 6 8। हमने दूसरा लिखा ऑक्सीजन 8 16, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 16 माइनस 8 यानी 8। ठीक है, या हमने नाइट्रोजन 7 15 लिखा, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा? 15 माइनस 7 8, यानी ये तीनों क्या हैं? दीज 3 आर आइसोटोन्स, तीनों आइसोटोन्स हैं। तो आइसोटोन्स में क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होता है, इक्वल नंबर ऑफ या सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें आइसोटोन्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आता है वर्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? द स्पीसीज, स्पीसीज़ में एटम, आयन या मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है स्पीसीज़ का मीनिंग केमिस्ट्री में क्या होता है? इट में कंटेन एटम, यानी कि वहाँ एटम्स की भी बात कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ एटम्स थे, आइसोटोन्स केवल एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स आइसोटोन्स नहीं होते। आइसोटोन्स की डेफिनेशन या आइसोटोन्स इज़ डिफाइंड फॉर एटम्स ओनली या एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स वर्ड लिख सकते हैं या एटम्स लिख सकते हैं। ऐसे ही आइसोटॉप्स और आइसोबार्स वो एटम्स के लिए डिफाइन है, इसलिए हमने एटम लिखा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाइडली है, यानी इट इज़ एप्लीकेबल फॉर मॉलिक्यूल्स, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर आयंस, एप्लीकेबल फॉर कंपाउंड्स, सभी के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए हमने स्पीसीज़ लिखा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या लिखेंगे? द स्पीसीज़ हैविंग इक्वल या सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स जैसा आइसो का मीनिंग आप समझिए, आइसो का मीनिंग होता है सेम, आइसो का मीनिंग सेम होता है। और इलेक्ट्रॉनिक लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। जैसे एग्जांपल लिखते हैं हम N2, N2 के इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7, क्योंकि 7 प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 + 7 इट हैज़ 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8, अभी लिखा था। तो 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 + 6 कितना होगा? 14, इट आल्सो हैज़ 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर। और 14 इलेक्ट्रॉन्स किसी एलिमेंट में भी हो सकते हैं, यानी एटम में भी हो सकते हैं। जैसे किस में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स? अब हम एटम, कुछ एटॉमिक नंबर हमें याद रखने होंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, इस तरह से ये आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो एल्यूमिनियम कितना होता है? एल्यूमिनियम 13 होता है। और उसके बाद क्या आता है? SI आता है, सिलिकॉन SI। अगर मैं SI एलिमेंट की बात करूं तो इट हैज़ 14 इलेक्ट्रॉन्स।
इसमें 14 प्रोटॉन होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब ये तीनों क्या हैं, दीज 3 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी इसमें एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। अगर हम कोई आयन लें इसमें तो आयन भी हो सकता है। जैसे हमने क्या लिया, Cn नेगेटिव आयन ले लिया। कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 6 है। नाइट्रोजन है 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो नेगेटिव चार्ज मीन्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो 8 हो गया है। 8 + 6 कितना हुआ, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब, तो इसीलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक में डेफिनेशन में स्पीसीज़ लिखा है। ये क्या हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है, ये प्योर एलिमेंट भी हो सकता है, मतलब सिंगल एटम भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो किसी भी टाइप का हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस डेफिनेशन शुड बी फुलफिल्ड, डेफिनेशन फुलफिल होनी चाहिए, और फुलफिल होने के लिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट। इसके बाद अगला टर्म होता है आइसो स्टर्स। आइसोस्टर्स, ISOSTERS, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होते हैं, ये भी स्पीसीज़ के लिए होता है। द स्पीसीज़ हैविंग इक्वल नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स as well as equal number of atoms। यानी कि इसमें एक और इंट्रोड्यूस हो जाता है। आइसोस्टर्स का मीनिंग क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो इक्वल होंगे ही होंगे, एटम्स भी इक्वल होंगे। जैसे देखिए यहाँ एटम्स इक्वल नहीं है। जैसे इसके पास 2 एटम है, 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, इसके पास 2 एटम है कार्बन, लेकिन इसके पास 1 एटम है, इसके पास भी 2 एटम है। तो यहाँ आइसोस्टर में ऐसा ही एग्जाम्पल नहीं आएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं आप इसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं N2 को CO और Cn नेगेटिव, ये तीनों आइसोस्टर्स हैं। आइसोस्टर्स मतलब एटम भी सेम होना चाहिए, एटम की क्वांटिटी, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, डाईएटोमिक, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही इक्वल होना चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एटम्स इक्वल नहीं होना या होने से कोई मतलब नहीं है। मे और मे नॉट भी इक्वल है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स है, आइसोस्टेयर विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन एज वेल एज विद रेस्पेक्ट टू एटम्स, दोनों के रेस्पेक्ट में फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, ये होते हैं आइसोस्टेयर्स। ठीक, नेक्स्ट। इसके बाद आता है एक वर्ड आइसोडायफर्स। ISODIAPHERS, आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स क्या होते हैं, ये टर्म भी एटम्स के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, एटम्स विद सेम आइसोटॉपिक नंबर are known as आइसोडायफर्स। ठीक है, अब ये आइसोटॉपिक नंबर क्या है, आइसोटॉपिक नंबर, आइसोटॉपिक नंबर किसके इक्वल होता है, आइसोटॉपिक नंबर ये इक्वल होता है A-2Z के, A-2Z। ठीक है, या ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, N-Z, N-Z। N इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड Z इज़ एटॉमिक नंबर। ए तो आपको पता ही है, ए क्या है, मास नंबर।